अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान की एक बहुत ही बेहतरीन और ऐतिहासिक लर्निंग लेकर उपस्थित हैं। आज की हमारी सामाजिक विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन इस विषय पर हम बहुत ही व्यापक रूप से चर्चा करने वाले हैं। हमारी यह चर्चा प्रारंभ हो उसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज की हमारी सामाजिक विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम और विषय के जानने के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए आज की इस ऐतिहासिक लर्निंग को हम प्रारंभ करें और इसके लिए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको भी जय। आज की इस सायंकालीन कक्षा में आज हम फिर आपके साथ एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हैं। पाठ 18, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण क्या थे, क्रांतिकारियों के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे और आंदोलन का विस्तार एवं प्रमुख जो क्रांतिकारी थे उनके विषय में आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो आरंभ हुआ वो ब्रिटिश प्रशासन ने जैसे ही भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जैसे जैसे, क्योंकि भारत में अंग्रेज व्यापार करने के रूप में आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे, उनका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके पास अमूल्य रत्न, सोना, चांदी बहुत अधिक मात्रा में था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब भारत अंग्रेज में व्यापार करने आए तो उन्होंने यहाँ पर कुछ कमियां देखी कि कमी का मतलब है कि उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम भारतीयों को आपस में लड़वा देते हैं तो हम आसानी से भारत पर अपना राज्य कर सकते हैं, और इसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए, है ना। तो जैसे जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार होता गया, वैसे ही भारतीयों का विरोध भी उसी रफ्तार से बढ़ता गया, क्योंकि पहले जब भारतीयों का ब्रिटिश साम्राज्य जब स्थापित हुआ तो जो उनकी नीतियां थी वो बहुत थोड़ी कठोर नीतियां थी। वो धीरे धीरे उनने दमनकारी नीतियां अपना ली, कठोर से कठोर होता गया उनका साम्राज्य। तो जैसे जैसे उनका साम्राज्य विस्तार हुआ, भारतीयों का विरोध भी उसी रफ्तार से बढ़ता चला गया। भारतवासियों ने विभिन्न तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शन किया। जब भारतीयों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया तो पहले उनकी जो नीति थी वो उदारवादी थी, यानी दयालुता थी। फिर बाद में अनुरागवादी कठोर नीतियां भारतीयों ने अपना ली। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध। उनका जो आंदोलन था वो धीरे धीरे अनुरागवादी होता चला गया। फिर क्रांतिकारी आंदोलन को 2 चरणों में बांटा गया। इसका पहला जो प्रथम चरण था वो प्रथम चरण था कि उसका जो उद्देश्य था, इस आंदोलन का प्रमुख जो उद्देश्य था वो था अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलना, है ना। भारतीयों पर जो अत्याचार, जो अन्याय ब्रिटिश प्रशासन जो कर रही थी, उस व्यवस्था को बदलना और व्यक्तियों पर हो रहे शोषण को समाप्त करना। फिर स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेने के लिए कष्ट सहने को भी तैयार रहना, ये उद्देश्य था क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का, है ना। क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। फिर क्रांतिकारी आंदोलन का उदय जो हुआ वो किस कारणों से हुआ? तो जब अंग्रेजों के अत्याचार अधिक बढ़ गए तो क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ।
क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ किसी एक कारण के परिणाम से नहीं हुआ। अनेक कारणों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जो आंदोलन हुआ, आंदोलन का जो उदय हुआ, वो किसी एक कारण से नहीं हुआ। इसके उदय के कई कारण थे जिनने इस आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो कारण थे, इसमें पहला जो कारण आता है आर्थिक असंतोष। बच्चों, जब ब्रिटिश प्रशासन था तो उस समय भारत में अनेक बार अकाल और महामारी जैसे प्रकोप पड़े, है ना? तब ब्रिटिश प्रशासन था, मतलब अंग्रेजों का शासन था, जब भारत में अकाल और महामारी जैसे प्रकोप हुए, उस समय अंग्रेजों का शासन था। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत के वर्षों में अकाल और महामारी जैसे अवसरों पर ब्रिटिश प्रशासन का जब उपेक्षापूर्ण व्यवहार भारतीयों के साथ हुआ, तो भारतीयों में असंतोष बढ़ा, क्योंकि भारतीय समझते थे कि जब इतना अकाल और इतनी महामारी जैसा प्रकोप हुआ है, तो जो ब्रिटिश प्रशासन है, जो अंग्रेज हैं, वो भारतीयों की सहायता करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भारतीयों की उपेक्षा की, जिससे भारतीयों में बहुत अधिक असंतोष बढ़ा और ये मुख्य कारण बना क्रांतिकारी आंदोलन का। कौन सा? आर्थिक असंतोष। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बंगाल विभाजन, जिसको हमने पिछले पाठ में पढ़ा है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। ये उसका एक सबसे घृणित कार्य था, है ना? जब उसने बंगाल का विभाजन कर दिया, तो इस घटना से सारा राष्ट्र जो था उत्तेजित हो गया, यानी भड़क गया, और भारतीय युवाओं में त्याग और बलिदान की भावना जागृत हुई कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन करने पर। तो ये भी क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का एक प्रमुख कारण माना जाता है कि बंगाल का विभाजन जब किया गया, तो जो जनता थी वो उग्र हो गई। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करके विश्वविद्यालय की संबद्धता एवं विद्यार्थियों की शिक्षा के अनुसार प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई। इस व्यवस्था से भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये जो नियुक्तियां हुई थी, ये अंग्रेज शिक्षक थे, उसमें हिंदू शिक्षकों का चुनाव नहीं किया गया। तो ये भी एक कारण बना क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का, कि लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी वो गलत थी। फिर इसके बाद अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। ये तो जो 4 कारण अपन ने पढ़े, ये क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण थे। फिर अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी एक कारण बनता है। 19वीं सदी तक पूरे विश्व में अनेक क्रांतियां हुई, यानी जितना भी पूरा विश्व है उसमें अनेक क्रांतिकारियां गतिविधियां हुई। उनमें राष्ट्रीयता की भावना और स्वतंत्रता प्राप्त करने की होड़ लग गई। इन देशों में अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी और आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम और उनके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने। यानी ये जो देश है, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड, ये भी स्वतंत्रता संग्राम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो जब उनके परिणाम अच्छे निकले, तो ये भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने। उनसे, इन देशों से इन्होंने ये प्रेरणा ली कि अगर हम भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे तो हम भी सफल हो सकते हैं। जब 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को पराजित किया, तो इस जीत ने भारतीयों के मन में नवीन चेतना को जागृत कर दिया। फिर क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यक्रम, है ना?
अब आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो किसी भी कार्य का संपादन जब हम करते हैं, उसकी सफलता अगर हमें चाहिए तो उसकी हमको योजना बनानी पड़ती है, कार्य निर्धारित करने पड़ते हैं। तो जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसके कुछ कार्यक्रम और कुछ योजना का निर्धारण नहीं किया गया। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ और धीरे-धीरे आगे बढ़ा तो इसके कार्य निर्धारित हुए, इसकी योजना बनाई गई कि कैसे किस क्षेत्र में अपन को इस आंदोलन को बढ़ाना है। तो इस आंदोलन के जो कार्यक्रम बने वो थे शिक्षित भारतीयों में दासता के विरुद्ध घृणा की भावना उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्रों एवं पैम्पलेट का वितरण करना, है ना? तो इस आंदोलन का जो पहला कार्य था कि जो शिक्षित भारतीय थे, उनमें गुलामी के विरुद्ध कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, इस भावना को जागृत करने के लिए समाचार पत्र और पैम्पलेट का वितरण किया गया। फिर आम भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना, यानी सभी जितने भी भारतीय थे उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना। और जो तीसरा इसका कार्य था वो युवाओं को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी प्रचार में लगाए रखना तथा जुलूसों का आयोजन करना। छोटी-छोटी टुकड़ियों में युवाओं को संगठित कर शस्त्र प्रयोग का प्रशिक्षण देना, है ना? क्योंकि अंग्रेज सेना जो थी बहुत शक्तिशाली थी, तो हमारे जो युवा थे उनको संगठित करके, एकत्र करके शस्त्रों का प्रयोग और उनको प्रशिक्षण देना कि कैसे चलाना है। फिर देश में बमों और शस्त्रों का निर्माण तथा विदेशों से हथियार खरीदना एवं एकत्र करना। ये जो थे ये क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख कार्य थे। फिर इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार और प्रमुख क्रांतिकारी कौन-कौन थे, है ना? कैसे आंदोलन का विस्तार हुआ और इसके जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो कौन-कौन थे। तो क्रांतिकारी आंदोलन की लहर पूरे भारत में फैल चुकी थी, यानी क्रांति की जो लहर थी वो पूरे भारत में फैल चुकी थी। बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सभी जो थे वो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लड़ने को तैयार थे। तो जिसके प्रमुख जो केंद्र थे वो महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब पंजाब थे। यहाँ जो प्रमुख जो केंद्र थे, मतलब ये जो महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब है, ये क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ से क्रांति की जो लहर है बहुत ही व्यापक रूप से फैली, है ना? जो ये 4 राज्यों के नाम लिए हैं। तो महाराष्ट्र सबसे पहले आता है। तो महाराष्ट्र जो था वो क्रांतिकारियों का गढ़ कहा जाता था, यानी महाराष्ट्र से ही क्रांति की जो लहर है शुरुआत है महाराष्ट्र से हुई। यहाँ के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो थे वासुदेव, बलवंत फड़के, विनायक रानडे, चाफेकर बंधु, श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर आदि जो थे वो महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में। तो क्रांतिकारी जो थे वासुदेव फड़के, वो क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। मतलब सबसे पहले चलने वाला जो व्यक्ति होता है उसे अग्रदूत कहा जाता है। तो क्रांतिकारी आंदोलन का जो अग्रदूत है वो वासुदेव फड़के जी हैं। उन्होंने कुछ लोगों को लेकर 1879 में धामरी, बल्टे, पलस्पे आदि ग्रामों पर कब्जा कर लिया, यानी वहां से अंग्रेजों से लड़कर जीत हासिल करके और कब्जा वहां पे कर लिया, उन गांवों पर अपना अधिकार कर लिया। 1889 ईस्वी में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा काले पानी की सजा सुनाई गई, है ना? उनको गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने 3 गांवों पर अपना अधिकार कर लिया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें काले पानी की सजा सुनाई गई। अब काला पानी जो सजा थी उस समय जो क्रांतिकारी होते थे उनको अंग्रेज सरकार जो थी वो काले पानी की सजा देती थी। तो जो काला पानी जो है इसका मतलब है कि ये जो जेल होती थी
ये चारों ओर गहरे समुद्र से घिरी होती थी, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी होता था, है ना? जिसको पार करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती थी। इस जेल की सबसे बड़ी जो खूबी थी वो ये थी कि इसकी जो चारदीवारी थी वो बहुत छोटी बनाई जाती थी। तो देखकर लगता होगा लोगों को जो जिनको सज़ा मिलती थी कि भई हम इसको तो आसानी से कूद के पार कर जाएँगे। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करता था तो उसके लिए समुद्र को पार करना नामुमकिन होता था, क्योंकि इतने गहरे पानी में वो नहीं जा सकते हैं, अगर जाएँगे तो डूब के मर जाएँगे। तो ये जेल काला पानी कहलाता था। इसमें बहुत ऊँची-ऊँची दीवारों में वो जो खिड़कियाँ होती थी बहुत ऊँचे पर बनाई जाती थी। सूर्य का प्रकाश संभव था वहाँ आना। एक-दूसरे से लोग बात नहीं कर सकते थे, जिनको काले पानी की सज़ा दी जाती थी और वो आपस में बात नहीं कर सकते थे। कई जो थे बेचारे वो तो अकेलेपन के कारण ही अपने प्राण त्याग देते थे। तो ऐसे तो कई जो क्रांतिकारी हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं। तो ये काला पानी की सज़ा वासुदेव फड़के को दी गई, है ना? तो सोचो आप कि हमारे जो क्रांतिकारी वीर हुए हुए हैं, उन्होंने कितनी मुसीबत से हमें आज़ादी दिलाई है ना? तो इस आज़ादी की हमको कद्र करनी चाहिए। तो जो अग्रदूत थे क्रांतिकारी वासुदेव फड़के, उन्हें गिरफ्तार करके काले पानी की सज़ा दे दी गई। 1893 में गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव मनाया गया, जिसको गरम दल के बाल पाल लाल ने एक ऐसा ये उत्सव रखा कि इसमें सारे लोग एकत्र हों और अपने विचारों का आदान प्रदान करें, है ना? जिसमें राष्ट्रीयता की जो भावना है वो लोगों तक फैले। फिर इससे महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज्य के प्रति प्रेम व अंग्रेजों के विरुद्ध विरोधी तत्व जागे। 1897 ईस्वी में पुणे में दामोदर और बाल कृष्ण चाफेकर बंधुओं ने अ, उसकी हत्या कर दी। चाफेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई। फांसी मतलब कि उनको फांसी पर लटका दिया गया। 1909 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की भी हत्या कर दी क्रांतिकारियों ने। इस हत्याकांड के में 27 व्यक्तियों को लंबी कैद तथा 3 व्यक्तियों को प्राण दंड दिया गया। मतलब 3 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई और जो 27 व्यक्ति पकड़े गए उन्हें लंबी कैद की सजा दी गई, यानी लंबी सजा सुना दी गई कि उन्हें जेल में ही रहना है। इसके बाद बंगाल प्रांत में भी प्रमुख क्रांतिकारी हुए हैं। उनमें है बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी जो हैं वो वारिंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद्र दास आदि बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी हुए। बंगाल में क्रांतिकारी पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य बंगाली युवकों के शारीरिक और बौद्धिक विकास को बढ़ाना था। जो उन्होंने समिति बनाई उसका उद्देश्य था कि जो बंगाली युवक हैं वो शारीरिक और बौद्धिक विकास को बढ़ाएं। यह समिति क्रांतिकारी संस्था भी थी। इस संस्था को अरविंद घोष और डॉक्टर केशव बलिराम हेड़ ग्रेवार का भी समर्थन रहा। युगांतर और संध्या नामक कई ऐसे समाचार पत्रों का अंग्रेजी में विरोध विचार प्रकाशित किए गए। यानी ये जो समाचार पत्र हैं इनके माध्यम से भी लोगों तक अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया गया, क्योंकि मीडिया और जो पेपर होते हैं उनसे किसी भी चीज का प्रचार या किसी भी चीज का विरोध आसानी से किया जा सकता है, जो घर तक पहुंचता है लोगों तक पहुंचता है। तो ये जो समाचार पत्र हुए युगांतर और संध्या, इन समाचार पत्रों ने यही कार्य किया। खुदीराम बोस ने 1908 ईस्वी में
और प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्घी पर यह समझकर बम फेंका कि मुजफ्फरपुर का बदनाम जज किंग्सफोर्ड सवार है। इसने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बग्घी में ये समझकर बम फेंका कि जो एक बदनाम जज है, जो किंग्सफोर्ड नाम है जिसका, वो जा रहा है, और उन्होंने उसकी बग्घी पर, यानी घोड़े के तांगे की एक गाड़ी होती है जिसे बग्घी कहा जाता है, उस पर बम फेंका। शायद ये बदनाम जज किंग्सफोर्ड है, लेकिन उनका जो वो था, अंदाजा था, वो गलत निकला। उस बग्घी में 2 अंग्रेजी महिलाएं थी जो मारी गईं, है ना? तो जब इस घटना की खबर जब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को लगी तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, और खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्हें इतना अफसोस हुआ कि हमारे गलत उससे निर्णय से ये बेचारी बेकसूर महिलाएं मारी गई, और उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस को इस अपराध के एवज में फांसी की सजा दी गई। अवैध हथियारों की तलाश के संबंध में मानिक टोला उद्यान कलकत्ता में तलाशी ली गई, जिसमें अरविंद घोष, भाई बारिंद सहित 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और मुकदमे के दौरान सरकारी वकील एवं डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट की भी हत्या कर दी हमारे क्रांतिवीरों ने। फिर पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सूर्याम्बा प्रसाद आदि थे। शिक्षित वर्ग उनके क्रांति विचारों से प्रभावित हुआ। पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल के नेतृत्व में किसानों का पक्ष लेकर आंदोलन चलाया गया। सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाले की सजा दी, मतलब देश से उन्हें बाहर कर दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ कूका आंदोलन चलाया गया। कूका आंदोलन का मतलब है बच्चों, सन 1871 से 72 तक पंजाब में कूका आंदोलन कूका लोगों के द्वारा किया गया। ये एक सशस्त्र विद्रोह था जो मूलतः अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था, जो वहां के कूका प्रजाति के लोगों ने इसका आंदोलन को चलाया। ठीक है। फिर विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार विदेशों में भी हुआ। सबसे पहले श्यामजी वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना की। कहां पर? इंग्लैंड में। यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्यामजी वर्मा द्वारा ही सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका एवं छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई। विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तिरुमल आचार्य, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद और मदन लाल ढींगरा तथा लाला हरदयाल इसके सक्रिय सदस्य थे। 1909 में सोसाइटी के एक सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत मंत्री विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। ढींगरा को प्राण दंड दिया गया और विनायक दामोदर सावरकर को फिर से काले पानी की सजा दी गई। इस संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। एक गदर पार्टी के नाम से एक संस्था बनाई गई। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण का खुला विरोध किया गया। यानी जो गदर पार्टी बनाई गई, इसमें अंग्रेज जो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे और उनका वो जो शोषण कर रहे थे, उसका खुला विरोध किया गया। गदर पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना, है ना। रास बिहारी बोस एवं विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्रनाथ सन्याल, करतार सिंह ने 21 फरवरी 1915 को भारत में विद्रोह की योजना बनाई। यानी पूरे भारत में एक साथ विद्रोह किया जाएगा। लेकिन योजना का सुराग पुलिस को लग गया। कैसे भी करके उन तक ये सूचना पहुंच गई
के विद्रोह होने वाला है। सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया। जैसे ही अंग्रेजों के कान तक ये खबर पहुंची, जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, प्रमुख थे, उनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। तो इस प्रकार क्रांतिकारी जो गदर आंदोलन था वो दबा दिया गया। विश्व युद्ध के आरंभ होते ही लाला हरदयाल और उनके साथी जर्मनी चले गए। जैसे विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, वैसे ही ये दो जो क्रांतिकारी थे ये जर्मनी चले गए। फिर 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन में सर्वप्रथम मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया और एक घोषणा की, यह भारत की स्वाधीनता का झंडा है, देखिए इसने जन्म ले लिया है। शहीद भारतीयों के रक्त से इसे पवित्र किया जा चुका है। मैं भद्रजनों का आह्वान करती हूँ कि आप खड़े होकर भारतीय स्वतंत्रता की इस पताका को सलामी दें। इस झंडे के नाम पर मैं विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करती हूँ कि संपूर्ण मानव जाति के 5वें हिस्से को स्वतंत्र करने में सहयोग दें। ये श्रीमती भीकाजी कामा का उद्घोष था। जब उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो उन्होंने ये उद्घोष किया। फिर 1915 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त एवं हरदयाल के नेतृत्व में जर्मनी फॉरेन ऑफिस के सहयोग से इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई। इसे जियरमैन योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्रांतिकारियों के साहसिक कार्यों तथा देश प्रेम की भावना ने नवयुवकों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मतलब जो क्रांतिकारी थे वो तो अपना कार्य कर ही रहे थे, उनके इन कार्यों से प्रेरणा लेकर जो भारतीय नवयुवक थे वो भी इस संग्राम में भाग लेने के लिए उत्सुक हुए और उन्होंने भाग भी लिया। 1908 ईस्वी में 1918 ईस्वी के बीच अधिकांश जो क्रांतिकारी थे वो शहीद हो गए या जेलों में कैद कर दिए गए। फिर जब प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ समय के लिए कम हो गई, क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारियों का दमन किया। यद्यपि क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए, परंतु उनका देश प्रेम, आत्म बलिदान जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, है ना। उनको जेल में तो डाल दिया अंग्रेजों ने, लेकिन वो आंदोलन दबा नहीं। उनका जो देश प्रेम था वो जनता के लिए प्रेरणादायक बना। फिर बच्चों यहाँ तक तो अपन ने क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ा। अब यहाँ से क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू होता है। लाहौर षड्यंत्र के पश्चात कुछ समय के लिए क्रांतिकारियों की गतिविधियां रुक गई। इसी समय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उदय हो रहा था। अब ये लाहौर षड्यंत्र क्या था? लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो गई तो उसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव ने एक योजना बनाई कि वो जो उसका जो अधीक्षक था, जिसने इनको जेल हुआ था, पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की एक योजना बनाई, है ना। योजना बनाई, लेकिन गलती से उस योजना के तहत जो पुलिस अधीक्षक था वो था सैंडर्स, मारा गया। इस मामले को लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। जब ये मारा गया, सैंडर्स जब मारा गया, तो जिसमें राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई, इसे हम लाहौर षड्यंत्र कहते हैं। यानी जब लाला लाजपत राय को की मृत्यु हो गई, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने एक योजना बनाई जिसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस लिए जाने एवं सरकार की दमन नीति के कारण क्रांतिकारी जो थे वो पुनः उभर कर सामने आए। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, उससे पूरे देश को आघात पहुंचा और वे प्रतिशोध लेने के लिए प्रयास करने लगे। वे समझ गए
भारतीय समझ गए कि शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा। फिर प्रमुख क्रांतिकारी संगठन कैसे सक्रिय हुए? क्रांतिकारियों के द्वितीय चरण में युवाओं ने कई क्रांतिकारी संगठन बनाए, जिसमें भगत सिंह, यशपाल तथा छबिलाल दास ने नौजवान सभा की स्थापना की। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्रनाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था, है ना? क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़कर फेंकना था, इस संस्था का कार्य यही था। क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यक्रम कैसे बने? द्वितीय चरण में द्वितीय चरण के क्रांतिकारियों ने छोटे छोटे सरकारी अफसरों तथा पुलिस अधिकारियों को अपना निशाना नहीं बनाया, अपितु क्रांति द्वारा आजादी प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। यानी इनका उद्देश्य था कि हम क्रांति को इतना आगे बढ़ाएं कि हमें आजादी प्राप्त हो। उनके कार्यक्रम जो थे वो इस प्रकार थे। उद्देश्य प्राप्ति हेतु बैंकों की लूट तथा सरकारी खजानों पर कब्जा करना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य भागों में क्रांतिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। द्वितीय चरण में जो क्रांतिकारी थे उनका नारा था, हम दया की भीख नहीं मांगते, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक ही है और यह फैसला है जीत या मौत, है ना? उनका ये नारा दिया उन्होंने। द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन की दो धाराएं विकसित हुई, एक पंजाब, उत्तर प्रदेश व बिहार में और दूसरी बंगाल में। उत्तर क्षेत्र के प्रमुख जो क्रांतिकारी है उनकी गतिविधियां हैं वो है क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता थी। यानी किसी भी कार्य को अगर हम करें तो उसके लिए हमें धन चाहिए रहता है। तो जब हम इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है हमें धन चाहिए, तो धन की आवश्यकता थी। अतः 9 अगस्त 1925 ईस्वी में सराहनपुर लखनऊ लाइन पर एक काकोरी स्टेशन पड़ता है। यहाँ पर सराहनपुर लखनऊ लाइन पर एक काकोरी नामक स्टेशन पड़ता है। तो वहां पर हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इस रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारी सरकारी खजाने को लूटने में सफल हुए। इस घटना से भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। क्यों चलाया गया? क्योंकि उन्होंने सरकारी खजाना लूट लिया, क्योंकि हमें अपने क्रांति आंदोलन को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता थी। अतः सराहनपुर लखनऊ काकोरी रेलवे लाइन पर स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया, युवकों को भारी संख्या में गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई और 17 लोगों को कठोर कारावास दिया गया। दिसंबर 1928 ईस्वी में लाहौर में अंग्रेजों के लाठीचार्ज से पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस महान नेता की हत्या का विरोध और प्रतिशोध लेना क्रांतिकारियों ने अपना कर्तव्य समझा और 1928 ईस्वी में पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी गई, जिसे अभी हमने लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी हमने आपको बताया ना, ये वही घटना थी। फिर 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके गए। सरकार ने नए दमनकारी कानून का विरोध और मार्च 1929 ईस्वी में की गई 31 मजदूरों की नेताओं की गिरफ्तारी का प्रतिशोध प्रकट करने के लिए यह कार्य किया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों का जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में शामिल होने पर मुकदमा चलाया गया। कौन सा षड्यंत्र?
कि उन्होंने केंद्रीय विधानसभा पर जो बम फेंके थे उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों पर इस षड्यंत्र में शामिल होने पर मुकदमा चला। क्रांतिकारी अदालत में जो बयान देते वो अगले दिन अखबारों में छपते और पूरे देश में उनका प्रचार होता है ना। जब मुकदमा चला तो उन पर वो जो भी बयान अदालत में देते वो पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक उनके बयान पहुंचते और उनका देश में प्रचार होता। देश भर के लोगों के विरोध के बावजूद भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई। यानी पूरा देश विरोध करता रहा, फिर भी इन जो प्रमुख जो हमारे क्रांतिवीर थे, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। उस दिन पूरे देश में उदासी छा गई, यानी पूरा देश इस घटना से स्तब्ध रह गया और पूरे देश में उदासी छा गई। जेल में क्रांतिकारियों से बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके विरोध में भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताल के 64वें दिन क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हुई। इससे सारे देश को भी आघात पहुंचा। चंद्रशेखर आजाद जो थे उन्होंने भी इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये हमारे मध्य प्रदेश के अली राजपुर जिले के भावरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। यानी ये हमारे मध्य प्रदेश के क्रांतिवीर थे जो अली राजपुर जिले के भावरा नामक गांव में हुए। इनका जन्म हुआ। वे 14 वर्ष की अवस्था में ही असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। गिरफ्तार होने पर जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम आजाद बताया। इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनमें है काकोरी कांड, सैंडर्स को मारने में, असेंबली बम केस में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर इन्होंने अपने आप को ही गोली मारी और शहीद हो गए। ये हमारे चंद्रशेखर आजाद जी थे। ठाकुर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव तीनों भी मध्य प्रदेश के दमोह जिले के थे। यानी ये जो तीन और जो क्रांतिकारी हुए हैं जिसमें ठाकुर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव, ये भी मध्य प्रदेश में दमोह जिले के हैं। ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आए एक अंग्रेजी अफसर हेक्टस की हत्या कर दी। इन्होंने जब क्रांतिकारियों के संपर्क में आते ही इन्होंने एक अंग्रेजी अफसर की हत्या कर दी। 1931 ईस्वी को यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को जबलपुर में फांसी दे दी गई। पंजाब में हरिकिशन ने गवर्नर की हत्या करने की कोशिश की और 1930 ईस्वी में 3 जवानों विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी। फिर बंगाल भी एक क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र, एक प्रमुख राज्य था जहां से अनेक क्रांतिकारी हमारे को स्वतंत्रता दिलाने में दूत बने। इनमें थे क्रांतिकारियों के दूसरे चरण में गणेश घोष, अंबिका प्रसाद चक्रवर्ती, निर्मल सेन तथा सूर्यसेन जो थे वो बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी थे। सूर्यसेन के नेतृत्व में 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला। सूर्यसेन को प्रांतीय क्रांतिकारी सरकार का अध्यक्ष बनाया गया। अंग्रेजी फौजों से मुठभेड़ में 11 क्रांतिकारी शहीद हुए। सूर्यसेन को फांसी की सजा दी गई। इस क्रांतिकारी आंदोलन में बच्चों, महिलाओं ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें महिला क्रांतिकारी प्रीति लता ने अंग्रेजों के क्लब पर दनादन गोलियां चलाई और अंत में जहर खाकर शहीद भी हो गई। 1931 में ही
कोमिल्ला की 2 स्कूली छात्राओं, जिनका नाम शांति घोष और सुनीता चौधरी है, इन्होंने भी जिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। यानी महिलाओं का भी इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग था। फिर सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज, ये प्रमुख क्रांतिकारी हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने जो फौज बनाई वो आजाद हिंद फौज। 1942 ईस्वी से 1945 ईस्वी के मध्य देश के बाहर भारतीय स्वतंत्रता की गूंज सुनाई दी, है ना। मतलब देश के बाहर भी भारतीय स्वतंत्रता की गूंज जो थी वो सुनाई देने लगी। इस आंदोलन के नायक सुभाष चंद्र बोस जी थे। वे प्रारंभ में कांग्रेस दल के सदस्य थे। मतलब जब इन्होंने अपना आंदोलन में भाग लिया तो वो उस समय कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन 1939 ईस्वी में गांधी जी के विरोध के बावजूद वो फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और बाद में वे कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की उन्होंने स्थापना की और क्रांतिकारी भावना का प्रचार करने लगे। इस गुप्त रूप से भारत छोड़कर वो फिर बर्लिन और वहां से जापान पहुंच गए। यानी पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, फिर अध्यक्ष चुने गए और फिर वो बर्लिन और जापान भारत छोड़कर चले गए। इसी बीच रास बिहारी बोस की पहल पर कैप्टन मोहन सिंह ने ब्रिटिश सेना के उन भारतीय सैनिकों को जिन्हें जापानियों ने पकड़ लिया था मिलाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज नामक एक संस्था बनाई, एक संगठन बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना में नई जान फूंकी और नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी अगर कोई हमें कहता है कि नेताजी, तो हम समझ जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहा जा रहा है और वो नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 23 अक्टूबर को आजाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में उन्होंने बना ली तथा देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा देने की शपथ ले ली। 1944 ईस्वी में बच्चों आजाद हिंद फौज भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचने में भी सफल रही, है ना। वो आगे बढ़ते गए और वो भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंच भी गए। फिर 1944 में ही कोहिमा में उन्होंने भारतीय झंडा भी फहरा दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने इम्फाल को भी घेर लिया, लेकिन वर्षा की अधिकता और रसद की कमी यानी खाने पीने की कमी के कारण उन्हें मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा। नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रकार नेताजी का ये नारा था और उन्होंने कहा कि साथियों, मेरे सैनिकों, आपका युद्ध घोष दिल्ली चलो होना चाहिए। मैं ये नहीं जानता कि हम में से कितने लोग स्वतंत्रता के युद्ध में जीवित रहेंगे, किंतु मैं यह जानता हूं कि अंततः हम ही जीतेंगे। ये उन्होंने भारतीय जनता का संबोधन किया था। फिर 1944 ईस्वी में विश्व की राजनीति में जापान की जो स्थिति थी वो कमजोर हो गई, अतः आजाद हिंद फौज भी बिखरने लगी और सुभाष चंद्र बोस जो थे बैंकॉक वापस आ रहे थे, लेकिन हवाई दुर्घटना में 1945 में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में विवाद है। आजाद हिंद फौज के सेनापति कर्नल शहनवाज खां, कैप्टन प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया, परंतु जनमत के दबाव के कारण सजा नहीं दी जा सकी। भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन का स्थान बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। जब जन संघर्ष शिथिल पड़ गया, तब क्रांतिकारी गतिविधियों ने वातावरण निर्माण में मदद की। इसके फलस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग जो था वो सरल हो गया तथा भारत में त्याग और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण भारतीय नवयुवकों ने प्रस्तुत किया। वे सदैव हमारे लिए वंदनीय रहेंगे।
तो ये पाठ बच्चों आज यहीं समाप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ था कि किस प्रकार हमारे क्रांतिवीरों ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, अपने प्राणों का निछावर किया और हमारे देश को स्वतंत्र किया। तो ये भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जिसमें वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक दामोदर सावरकर और खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजप्रसाद बिस्मिल ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपने प्राणों का न्यौछावर किया और आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं और जी रहे हैं। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। कुछ प्रश्न हैं, उनको हमें करना है, जिसमें सही विकल्प है, कुछ खाली स्थान है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये सब बच्चे घर में वर्क करेंगे, होमवर्क करेंगे और अगले पाठ में हम फिर आपके साथ एक नए पाठ को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और शुभ रात्रि।